नमस्कार, दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हो। डीडी न्यूज के मॉर्निंग प्राइम टाइम नया सवेरा को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें, जिसमें मुख्य तौर पर बात होगी विधानसभा चुनावों की, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों में ही तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो लगातार अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर रहे हैं। साथ ही चुनाव प्रचार वहां पर किया जा रहा है। फिलहाल क्या कुछ ताजा हालात है और किस तरीके की तस्वीर वहां से निकलकर सामने आ रही है, इस पर चर्चा करेंगे और इसके साथ ही तमाम अन्य खबरों का भी रुख करेंगे। और इस अगले 1 घंटे में मेरे साथ स्टूडियो में मेरे साथ देंगी मेरी सहयोगी भावना। सुप्रभात। सुप्रभात कृतिका, नया सवेरा के सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। और जिस तरीके से कृतिका ने कहा कि जनादेश की बात तो होगी, इसके अलावा देश दुनिया की बड़ी गतिविधियों पर भी हम नजर डालेंगे, जिसमें कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कल जूनियर डॉक्टरों को निर्देश दिया था कि वो आज शाम 5 बजे तक अपने काम पर वापस लौट आए, लेकिन जूनियर डॉक्टरों ने ये संकल्प लिया है कि वो अभी भी अपनी हड़ताल जो है वो जारी रखेंगे। इसके अलावा जिन खबरों पर नजर रहेगी वो है उत्तर प्रदेश के बहराइच में आखिरकार 5वां भेड़िया जो है वो पकड़ा जा चुका है। 6 में से 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। एक भेड़िए को पकड़ने के लिए कवायद अभी भी चल रही है। बताएंगे इससे जुड़ी आपको तमाम अपडेट। इसके अलावा अगर अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो आज ट्रंप और कमला हैरिस होनी है आमने सामने, क्योंकि आज वो दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट में लेने वाले हैं हिस्सा। इससे जुड़ी तमाम अपडेट आप तक साझा करेंगे। साथ ही साथ खेल, कारोबार और एंटरटेनमेंट जगत की खबरें भी होंगी। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। कोलकाता रेप मर्डर केस में ड्यूटी पर शामिल होने की समय सीमा के बावजूद जूनियर डॉक्टरों ने बंगाल में विरोध जारी रखने का लिया संकल्प। कल सुप्रीम कोर्ट ने काम पर लौटने का दिया था आदेश। जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस ने जारी की तीसरी सूची। चुनावी मैदान में उतारे 19 उम्मीदवार। वहीं हरियाणा भाजपा कोर ग्रुप की अमित शाह के आवास पर हुई बैठक में बची हुई विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों को लेकर हुआ मंथन। बहराइच के महासी इलाके में 5वां भेड़िया पकड़ा गया। 6 में से 5 आदमखोर भेड़ियों को वन विभाग की टीम ने लिया अपनी गिरफ्त में। 6ठे की तलाश जारी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित ब्रिक्स सुरक्षा अधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक में लेंगे हिस्सा। बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध समेत तमाम मुद्दों पर सदस्य देशों के बीच होगी चर्चा। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका में आज पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच होगी प्रेसिडेंशियल डिबेट। 90 मिनट की इस लाइव बहस में इकोनॉमी, इमिग्रेशन और एबॉर्शन लॉ जैसे मुद्दे छाए रहने की उम्मीद। और सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। और शुरुआत करते हैं नए सवेरा की कोलकाता कांड से जुड़ी हुई, जहां जूनियर डॉक्टरों ने काम पर ठप रहने का उन्होंने ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के काम पर लौटने के निर्देश के बावजूद कोलकाता रेप मर्डर घटना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर आज भी काम नहीं करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी डॉक्टर आज सुबह से अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर डॉक्टरों को आज शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का निर्देश दिया था। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि वो आज दोपहर को सॉल्ट लेक स्थित स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय स्वास्थ्य भवन तक एक रैली भी निकालेंगे। और एक प्रदर्शनकारी डॉक्टर ने इस बैठक के बाद कहा कि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं और मृतका को भी न्याय नहीं मिला है, इसलिए वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। साथ ही जूनियर डॉक्टर आज दोपहर को स्वास्थ्य भवन तक रैली निकालेंगे। जूनियर डॉक्टर पिछले करीब 1 महीने से काम पर नहीं लौटे हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को काम पर तत्काल लौटने का निर्देश देते हुए कल कहा कि विरोध प्रदर्शन कर्तव्य की कीमत पर नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने प्रदर्शनकारी चिकित्सकों को मंगलवार यानी कि आज शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का निर्देश दिया और उन्हें आश्वासन दिया कि अगर वे काम पर लौटते हैं तो उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी।
वहीं आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या मामले के खिलाफ देर रात एस्प्लेनेड में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों द्वारा पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की जा रही है और साथ ही आरोपी के लिए सख्त से सख्त सजा की भी मांग की जा रही है। आपको बता दें कि शीर्ष अदालत के आदेश के बावजूद आक्रोशित जूनियर डॉक्टरों ने काम बंद ठप रखने का ऐलान किया है। तो पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए लोगों का विरोध प्रदर्शन जो है वो यूं ही लगातार जारी है और आरोपी के लिए सख्त सजा की मांग लगातार लोगों की तरफ से की जा रही है। वहीं जूनियर डॉक्टर भी लगातार अपना प्रदर्शन जारी रख रहे हैं। हालांकि आज शाम 5 बजे तक का समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है काम पर वापस लौटने के लिए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कल सुबह संज्ञान लेते हुए ये निर्देश दिया था कि जूनियर डॉक्टरों को आज शाम 5 बजे तक काम पर लौट जाना चाहिए और अगर आज का शाम 5 बजे तक वो लौट जाते हैं तो उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आगामी विधानसभा चुनावों की, यानी कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनावी सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं। दरअसल चलिए सबसे पहले विधानसभा चुनावों में बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बीते कल देर रात तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अहम बैठक हुई है। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी बिप्लब कुमार देव सहित हरियाणा कोर ग्रुप के कई नेता मौजूद रहे। माना जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जल्द जारी हो सकती है, उससे पहले हुई ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने 67 उम्मीदवारों की सूची पहले ही जारी कर चुकी है, जिसमें कई मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिया गया, जबकि बड़ी संख्या में नए चेहरे भी इस बार चुनावी मैदान में उतारे हैं। गौरतलब है कि बीजेपी हरियाणा में जल्द ही अपने चुनाव अभियान को भी भारतीय जनता पार्टी तेज करती हुई नजर आएगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत 21 नेता भाजपा की तरफ से नामांकन दाखिल करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज लाडवा विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन से पहले मुख्यमंत्री सैनी जनता के बीच जाकर उनका आशीर्वाद लेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री का पदभार संभालने से पूर्व नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र से सांसद थे और लाडवा विधानसभा उनके इसी संसदीय क्षेत्र का एक हिस्सा है। वहीं साथ ही आपको बता दें कि अपना नामांकन दाखिल करने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नारनौंद के लिए रवाना होंगे, जहां वो कैप्टन अभिमन्यु के नामांकन कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाएंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के 19 और प्रत्याशी भी आज अपना नामांकन दाखिल करते हुए नजर आएंगे, जहां अलग अलग कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी के कई शीर्ष नेता उपस्थित रहेंगे। आपको बता दें कि इनमें सढौरा से बलवंत सिंह, यमुनानगर से घनश्याम दास अरोड़ा, थानेसर से सुभाष सुधा, गुहला से कुलवंत बाजीगर, इंद्री से रामकुमार कश्यप, पानीपत शहर से प्रमोद कुमार विज, खरखोदा से पवन खरखोदा और साथ ही आपको बता दें कि सोनीपत से निखिल मदान, रानिया से शीशपाल कंबोज, पुकलाना से अनूप, हांसी से विनोद भयाना, हिसार से कमल गुप्ता, नलवा से रणधीर पनिहार, बाढ़ा से उमेद पटवास, दादरी से सुनील सांगवान, भिवानी से घनश्याम सराफ, बादशाहपुर से राव नरवीर सिंह, गुड़गांव से मुकेश शर्मा और पड़थला से टेकचंद शर्मा को टिकट दिया गया। तो हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी सरगर्मी जो है वो तेज हो गई और हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ। कुरुक्षेत्र से कृष्ण कुमार जुड़ चुके हैं। कृष्ण, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे। अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो कई बड़ी हॉट सीट हैं। आज लाडवा से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नामांकन भरने वाले हैं। इसके अलावा कई बड़े नेता भी हैं, वो भी आज नामांकन भरने वाले हैं। इससे जुड़ी तमाम अपडेट आप साझा करें। कृष्ण, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे क्योंकि चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है और हरियाणा के विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी शंखनाद भी बज चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुरुक्षेत्र के रण से चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। उससे पहले आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो नामांकन भरने वाले हैं। इसके अलावा कई शीर्ष नेता हैं, वो भी नामांकन भरने वाले हैं। तो कौन सी वो सूची है और नामांकन भरने से पहले किस तरीके की चुनावी वायदे कर रहे हैं नायब सिंह सैनी?
तो शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे। सभी को अब इंतजार है भाजपा की दूसरी सूची का, क्योंकि पहली सूची में 67 नाम आ चुके हैं और मंथन चल रहा है दूसरी सूची को लेकर। तो दूसरी सूची में किन नामों की घोषणा की जा सकती है, और अगर पहली सूची की बात करें तो कौन कौन ऐसे बड़े नाम हैं जो हॉट सीट पर इस समय अपनी चुनावी किस्मत आजमाएंगे? देखिए, हम जानते हैं कि पहली सूची जब आई थी तब बड़ी संख्या में नए उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा गया था और बीजेपी ने अपने 9 मौजूदा विधायकों के टिकट भी काटे थे। बीजेपी, हम जानते हैं कि हरियाणा में 10 साल से सत्ता में है और पार्टी को लगता है कि नए युवाओं को मौका देकर एक तरह से एक संतुलन बनाने का भी काम किया गया। और जो पहली सूची आई थी उसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व दिखा था। नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं, उनके अलावा तमाम कद्दावर नेता, अनिल विज हो या अन्य नेता हो, कैप्टन अभिमन्यु हो, उन सबके नाम पहली सूची में थे। और हम जानते हैं कि आज बड़ी संख्या में बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो नामांकन भी करने जा रहे हैं। तो ऐसे में अब ज्यादा समय भी नहीं है, सीटी की मोहर लग चुकी है। सिर्फ बीजेपी अपने हिसाब से नामों का ऐलान करती है। माना जा रहा है कि आज ही बाकी बच्चे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। और कल जो देर रात बैठक हुई उसमें पहली सूची के बाद जो कुछ हरियाणा बीजेपी से फीडबैक आया है उस पर भी एक तरह से देखें तो आगे की रणनीति क्या होगी, इन सब पर मंथन हुआ है। तो इंतजार इस बात का है कि बीजेपी बाकी बच्चे सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करे। कहा जा रहा है कुछ और नए चेहरे चुनाव के मैदान में उतारे जा सकते हैं और आज ही संभावना यही है कि आज ही ये दूसरी सूची आ जाएगी जिसमें बाकी बच्चे सीटों पर नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि कल जब बैठक हुई थी तो इसमें किस तरह से चुनाव प्रचार के अभियान को गति दिया जाना है, क्योंकि जब नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, नामांकन वापसी के बाद एक तरह से कौन कौन उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, तब उसके बाद बीजेपी अपने अभियान को आगे बढ़ाएगी। तो उसको लेकर भी एक प्राथमिक चर्चा हुई। हम जानते हैं कि कल की बैठक में बीजेपी के हरियाणा के प्रमुख नेता और चुनाव प्रभारी भी मौजूद थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में थे। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक हुई थी। तो निश्चित तौर पर बीजेपी ये समझती है कि हरियाणा में चुनाव प्रचार को अब आगे और तेज करने की जरूरत है, उसमें एक गति दी जानी है। जब नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो उससे पहले हम देखते हैं कि जब तक सभी नामों का ऐलान नहीं हो जाता है, मंथन का दौर जारी रहता है। तो वो कल एक देर रात उच्च स्तरीय बैठक हुई हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर। जी शैलेंद्र, अगर देखा जाए तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि आज जो है वो दूसरी सूची जारी की जा सकती है क्योंकि कल देर रात की अहम बैठक हुई है। क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई कि आखिर कौन कौन से वो महत्वपूर्ण नाम हैं जिन पर चर्चा हुई कल देर रात तक? देखिए, नामों का जहां तक सवाल है, बीजेपी की जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी उसमें अंतिम तौर पर मुहर लग जाती है। उसके बाद हरियाणा की रणनीति पर चर्चा होती है, नाम कौन कौन से होंगे, ये सब कुछ जब हरियाणा की तरफ से जो राज्य चुनाव समिति की बैठक में नाम अनुशंसा होते हैं तो इसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मुहर लगता है। तो वही एक तरह से देखे उन नामों का ऐलान किया जाता है। कल की बैठक इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब विधानसभा चुनाव में नामांकन का दौर शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री भी नामांकन करने जा रहे हैं। तो ऐसे में अब आगे की रणनीति क्या है, किस तरह से जो सामाजिक संस्करण साधा गया है युवा चेहरों के तौर पर दिग्गज नेताओं को चुनाव मैदान में फिर से उतारकर, तो उस पर और आगे बीजेपी बढ़ेगी, ये संकेत बहुत स्पष्ट है। इसको लेकर एक बैठक हुई थी और साथ ही साथ जो फीडबैक मिला बड़े स्तर पर, जो हम जानते हैं कि पहली सूची जब आई उसके बाद जो संगठन का फीडबैक था तो उन सब पर भी चर्चा हुई। जी शैलेंद्र, यहीं अगर विपक्षी पार्टी की बात की जाए तो कहा जा रहा था कि आप और कांग्रेस का गठबंधन होगा, लेकिन कांग्रेस ने अपनी सूची निकाल दिया और आपने अपनी सूची निकाल दी। इतने मंथन के बाद भी दोनों का गठबंधन नहीं हो सका। निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच कोशिशें हुई थी, लेकिन वो एक तरह से परवान चढ़ती दिखाई नहीं दी और आम आदमी पार्टी ने एक तरफा अपनी तरफ से उम्मीदवारों के 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। तो ये निश्चित तौर पर कांग्रेस की एक रणनीति को झटका है कि वो जिस एकता की, विपक्षी एकता की बात करती है, हमने देखा कि हरियाणा में वो जो सहयोगी दल हैं उनको एकोमोडेट करने को तैयार नहीं है। और इसको लेकर हम देखते हैं कि बयानों के दौर भी चले हैं। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, उससे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति है ताजा विपक्ष मैदान में उतारने की, एक तरह से विपक्षी दल मिलकर गठबंधन की एक तरह से चुनाव लड़े, वो फिलहाल सफल होती नहीं दिखाई दे रही जब आम आदमी पार्टी ने अपनी तरफ से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। जी
शैलेंद्र, फिलहाल अब आज की अगर हम बात करें तो आज कहीं ना कहीं करीब 19 जो उम्मीदवार हैं वो आज नामांकन करते हुए भी नजर आएंगे हमें। ये देखिए, आज नामांकन का दौर है और उसमें बीजेपी की तरफ से देखें तो आज बड़ी संख्या में जो प्रमुख चेहरे हैं वो नामांकन करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो, कैप्टन अभिमन्यु हो, तमाम बड़े जो दिग्गज नेता हैं, जो युवा नेता हैं या फिर अनुभवी नेता हैं, उनकी पूरी आप लिस्ट देखें तो वो आज नामांकन करने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए कह सकते हैं कि आज नामांकन का दिन है हरियाणा में। और आज आप देखेंगे कुछ जब दिन में कि वो तस्वीरें आएंगी जब प्रमुख नेता बीजेपी के अलग अपनी अपनी जिस विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां से उनके नामांकन की तस्वीरें, तो उससे एक चुनाव की जो गहमा गहमी है वो बढ़ती हुई दिखाई देती है जब नामांकन का दौर शुरू होता है। प्रमुख नेता तो हरियाणा चुनाव में एक तरह से कहें कि राजनीतिक रंग और चटक हो जाएगा जब आज इस तरह की तस्वीरें दोपहर बाद दिखाई देंगी। जी शैलेंद्र, फिलहाल इन तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के बाद जनादेश का दौर जारी रहेगा और बात करेंगे आगामी जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनावों की। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 15 सितंबर 2024 तक। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। जैसा कि ब्रेक से पहले भावना ने आपको बताया था कि अब बात करेंगे हम जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां कांग्रेस पार्टी ने 19 उम्मीदवारों की अपनी तीसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें लंगेड़ विधानसभा सीट से इरशाद अफगानी, सोपोर सीट से हाजी अब्दुल राशिद डार, बंगूरा क्रीरी सीट से एडवोकेट इरफान हफीज को और साथ ही उधमपुर वेस्ट सीट से सुमित मंगोत्रा, रामनगर सुरक्षित सीट से मूलराज को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह से बनी वेस्ट सीट पर काजल राजपूत, बिलावर सीट से मनोहर लाल शर्मा, बसहौली सीट से लाल सिंह, जसरोटा सीट से ठाकुर बलबीर सिंह, हरिनगर सीट से राकेश चौधरी जाट, रामगढ़ सुरक्षित सीट से यशपाल कुंदल, सांबा सीट से कृष्णदेव सिंह, बिसनहर सुरक्षित सीट से नीरज कुंदन, RS-पुरा जम्मू साउथ से रमन भल्ला, बहू सीट से TS सोनी, जम्मू ईस्ट सीट से योगेश, नगरोट सीट से बलबीर सिंह, जम्मू वेस्ट से ठाकुर मनमोहन सिंह और मरहर सुरक्षित सीट से मूला राम को टिकट दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की भी चुनावी सरगर्मियां जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। लगातार पार्टी अपनी सूचियां जारी कर रही हैं और अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर रही हैं। हमारे संवाददाता भी हमको तमाम अपडेट लगातार DD न्यूज़ पर दे रहे हैं। ऋषि जुड़ रहे हैं हमारे साथ अनंतनाग से, वहीं धीरज जुड़ रहे हैं जम्मू से। आप दोनों को सुप्रभात। ऋषि, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी कि हम मेन कोर पार्टीज की तो बात कर रहे हैं, भाजपा की, कांग्रेस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन के साथ साथ PDP की भी जी। इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवार भी कई हैं जो दोनों चरणों में हैं, जो कहीं ना कहीं गेम चेंजर के रूप में भी आगे आ सकते हैं जब चुनाव परिणाम आएंगे।
तो ये निर्दलीय उम्मीदवार जो हैं वो कितने प्रतिशत हैं अभी दोनों चरणों में की बात की जाए, इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवार कितनी भूमिका जो है वो प्ले कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर चुनावों को देखें तो अब तक हमने देखा था कांग्रेस, पीडीपी, एनसी, इन तीनों के बीच में ही चुनाव घूमता रहता था। लेकिन 2014 से जो परिस्थितियां बदली, उसमें भारतीय जनता पार्टी मेन स्टेट लीडर के रूप में आ गई थी और सत्ता में भी शामिल हुई थी। अब जहां तक बात करें इन चुनावों की, 10 साल के बाद जब ये चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में इस बार जो चुनाव में हमें देखने को मिल रहा है, एनसी, पीडीपी, कांग्रेस और बीजेपी से इतर जो तमाम जो छोटे छोटे दल हैं, चाहे वो अपनी पार्टी हो और चाहे वो जमात के समर्थन के जो तमाम निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनकी अगर हम बात करें तो एक अच्छा खासा प्रभाव और दबदबा इस चुनाव में दिखाई दे रहा है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये बड़ा मुद्दा तो है ही और जनता के सामने तमाम विकल्प भी खुल गए हैं। लेकिन इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में हम कह सकते हैं कि इन चुनावों में बहुत जगहों पर ऐसे मुकाबले हैं जो बहुकोणीय मुकाबले हैं। खासतौर से जब जमात के समर्थन की, चूंकि जमात इस बार चुनाव में नहीं है, उसके ऊपर प्रतिबंध अभी भी जारी है और हमने देखा था कि 1987 तक जमात MUF के गठबंधन से जब चुनाव लड़ता था तो एनसी के सामने और कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती पेश करता था। ऐसे में जो परिस्थितियां इस बार बन रही है, इन्हीं दलों को खासतौर से एनसी और कांग्रेस को लगने लगा है कि कहीं वो अगली चुनौती फिर से इनके सामने न आ जाए। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि बार बार उमर अब्दुल्ला के बयान आ रहे हैं। हालांकि इस खेल में पीडीपी जो है बच के निकलना चाहती है। पीडीपी कह रही है कि जो घाटी में हालात हुए थे उसके लिए एनसी जिम्मेदार है। हालांकि हमने देखा है कि तमाम ये निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं वो एनसी और पीडीपी दोनों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम देखें तो जो मुकाबला है बेहद दिलचस्प दिखाई दे रहा है। और पहले चरण का जो मतदान है उसमें हम कह सकते हैं कि जो 24 सीटें हैं उसमें से जो 16 घाटी की है, कश्मीर घाटी की, उसमें दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। और हमने चुनाव प्रचार के दौरान इस समय देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से जो 8 सीटों पर उनके उम्मीदवार लड़ रहे हैं और पूरे दमखम के साथ लड़ रहे हैं और इंटीरियर में जब वो जा रहे हैं हमने देखा है उनको बड़ी तादाद में लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। हम बार बार कह सकते हैं कि परिणाम क्या होंगे हम नहीं जानते, लेकिन चुनाव क्या हो है ये हम कह सकते हैं और चुनाव बहुत दिलचस्प है। ऐसे में एक और मसला है जो कह सकते हैं कि इन चुनावों में दिखाई दे रहा है कि जो उम्मीदवार हैं कई जगहों में बहुत ज्यादा तादाद में उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं तो कहीं पर बहुत कम उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं। अब हम कह सकते हैं जैसे बिजनेरा एक विधानसभा सीट है, वहां पर मात्र 3 उम्मीदवार हैं जिसमें कि पीडीपी, एनसी और बीजेपी, यानी कि कह सकते हैं कि बीजेपी वहां पर मुकाबले में है। इस तरीके की जो तमाम परिस्थितियां हैं घाटी में वो दिखाई दे रही है। और एक और जो अगर हम कह सकते हैं कि दूसरे चरण की अगर हम बात कर लें तो दूसरे चरण में कल आखिरी दिन था नामांकन और उसके बाद 239 सीटों पर आप कुल चुनावी मैदान में लोग हैं और ऐसे में सबसे अधिक जो चुनावी मैदान में लोग हैं वो कश्मीर जिले के हैं। ठीक है, आपके पास में वापस आएंगे। इस वक्त धीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू से। धीरज, अगर देखा जाए तो क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद है, तमाम लोगों से भी आप बात कर रहे होंगे और खासतौर पर जम्मू कश्मीर की जब हम बात करें तो 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में लोगों में तो उत्साह है ही, लेकिन साथ ही लोगों के अहम मुद्दे क्या है, युवा क्या सोच रहा है वहां का, और साथ ही जो तमाम राजनीतिक दल है वो किस तरीके से अपने चुनाव प्रचार को धार दे रहे हैं। देखिए, अगर हम जम्मू रीजन की बात कर लेते हैं तो जम्मू रीजन में 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं। तो 10 साल के बाद एक बार फिर यहाँ के युवाओं के दिल में जो जम्मू कश्मीर का जो विकास है, उनके लिए जो शिक्षा और स्वास्थ्य की जो बेहतर सुविधाएं हैं और रोजगार, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है कि साल 2014 के बाद जिस तरीके से घाटी में विकास का कार्य हुआ है, भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी मुद्दे में कह रही है कि हमने जम्मू में जो एम्स दिया है, उसके बाद IIT, IIM और 5 मेडिकल कॉलेज की जो घोषणा हुई है तो वो जम्मू को हमने दिया है। तो ये हमारा जो विकास का जो है वो चुनावी मुद्दा है कि कैसे हमने स्मार्ट सिटी के जरिए और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी व्यवस्थाओं को देकर जम्मू रीजन को बेहतर बनाने की कोशिश की है। इसके अलावा एक बड़ी जो मुद्दा है वो रोज़गार का मुद्दा है युवाओं के लिए। 10 साल के बाद के अगर चुनाव हो रहे हैं तो यहाँ लगभग कुल मिलाकर 3,70,000 जो युवा वोटर हैं जो कि पहली बार वोट डालेंगे, तो उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट का एक मुद्दा यहाँ ज़रूर है। और भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी मुद्दों में बार बार कह रही है कि हमने
यहाँ के 2014 के बाद लगभग यहाँ 42,000 युवाओं को रोजगार दिए हैं, जिसमें न केवल सरकारी बल्कि जो प्राइवेट जो रोजगार हैं। तो भाजपा का कहना है कि अभी हमने यहाँ 42,000 रोजगार सृजन किए हैं। भाजपा कह रही है कि चाहे बात स्टार्टअप की हो तो स्टार्टअप 700 से अधिक स्टार्टअप यहाँ खुले हैं और स्टार्टअप में, और उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उस 700 स्टार्टअप में 1/3 स्टार्टअप की मुखिया जो है वो महिलाएं हैं। तो युवाओं के साथ महिलाओं को भी मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जा रही है। और जहाँ तक आपने रोजगार की बात की तो यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021 में भारतीय जनता पार्टी लेकर आई थी। जम्मू क्षेत्र में कैसे औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा दिया जाए, कैसे उनको ज़मीनें दी जाए, कैसे उनको अपना बिजनेस शुरू करने के लिए उनको पैसे सब्सिडी दी जाए। तो इस पॉलिसी के तहत कठुआ जैसे क्षेत्रों में काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आई है और ऐसा कहा जा रहा है, यहाँ के लोग बताते हैं कि कठुआ में बड़ी संख्या में जो कंपनियां जब आई हैं तो काफ़ी संख्या में यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिला है। और ऐसा कहा जा रहा है कि विकास के इन प्रयासों से, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के इन प्रयासों से काफ़ी संख्या में यहाँ के युवा जो कि इनके पास, जिनके हाथ में काम नहीं था, उनको एक रोज़गार मिला है। तो रोज़गार के लिहाज से देखा जाए तो चाहे इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो या अगर हम कहा जाए तो स्टार्टअप हो या कहा जाए कि जो अनऑथराइज सेक्टर को भी यहाँ मजबूत करने की कोशिश की गई है। और भाजपा बार बार ये भी कह रही है कि जो डेली वेजेज वर्कर्स हैं उनके लिए भी भाजपा के संकल्प पत्र में, उनके घोषणा पत्र में कुछ घोषणाएं हैं जिसके आधार पर उनके भी रोजगार को यहाँ सुनिश्चित किया जाएगा। तो युवाओं के लिए जो प्रमुख मुद्दे हैं यही 3 प्रमुख मुद्दे हैं। बिल्कुल धीरज, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगी धीरज, क्योंकि जम्मू में 43 विधानसभा सीटें आती हैं और 37 सीटें करीब ऐसी हैं जो हिंदू बहुल्य इलाके की हैं। अगर हिंदू बहुल्य इलाके के अलावा कई और समुदाय भी हैं जिस पर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इस बार अपने घोषणा पत्र में फोकस किया है, फिर वो चाहे पहाड़ी समुदाय हो, बक्करवाल हो, गुज्जर हो, इन समुदाय के लिए राजनीतिक पार्टियां किस तरीके के वायदे कर रही हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने कई घोषणाएं की है और उन घोषणाओं में उन्होंने बकरवाल का जो समाज है, पहाड़ी इलाकों में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए, जो पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी हैं उनके लिए बड़ी घोषणाएं की है। और जो आपने एक जो यहाँ का वाल्मीकि समाज है जिनको कि अभी तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव में वोट देने का मौका नहीं मिला था, उनको भी पहली बार वोट देने का राइट मिला है। तो चाहे वो गोरखा समुदाय के लोग हों, चाहे वो वाल्मीकि समाज के लोग हों, और बार बार जोर देकर भारतीय जनता पार्टी यह कह रही है कि जो विपक्षी दल है वो बकरवाल कम्युनिटी है या गुज्जर कम्युनिटी है या पहाड़ियों में रहने वाले लोग हैं, इनके आरक्षण को नहीं छीन सकता है। बीजेपी इसके लिए प्रतिबद्ध है। तो न केवल भारतीय जनता पार्टी का जो रुझान है वो हिंदुओं को लेकर है, बल्कि बाकी कम्युनिटी को भी भारतीय जनता पार्टी, वो ऐसी कम्युनिटी जो समाज में हाशिए पर रहे हैं, जिनको अभी तक विधानसभा चुनाव में उस तरीके से तरजीह नहीं मिली, उनको मौका नहीं मिला, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को भी मौका देकर और उनको मुख्य धारा में शामिल करने की कोशिश कर रही है। इसमें एक और जो जुड़ता है यहाँ, जो जी धीरज तो हमें बता रहे थे कि किस तरीके से अलग अलग समुदाय को भी फोकस किया जा रहा है तमाम राजनीतिक पार्टी के जरिए, और जम्मू कश्मीर और हरियाणा में इस समय चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। इससे जुड़ी जानकारी हम आगे भी आपको देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक और भेड़िए को उधर पकड़ा गया है और कितने भेड़िए वहां पर हैं, ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। वाली भोली भाली मेहनत वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बहराइच की, जहां पर ऑपरेशन भेड़िया पिछले कई दिनों से चलाया जा रहा था। इस ऑपरेशन में आपको बता दें कि बहराइच में आज वन विभाग ने अपने 5वें भेड़िए को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है और कहा यह जा रहा है कि अभी एक और भेड़िया आजाद घूम रहा है और उसे भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। इससे पहले 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। आज सुबह जिस भेड़िए को पकड़ा गया है उस भेड़िए की लोकेशन महसी इलाके के सिसैया चूड़ामणि गांव में कल देखा गया था। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम वहां पहुंची, थर्मल ड्रोन से ट्रेस किया और बाद में 5वें भेड़िए को पकड़ लिया। आपको बता दें कि वन विभाग ने अब तक 6 भेड़ियों को चिन्हित किया, जिनमें से 5वां भेड़िया आज सिसौली चूड़ामणि गांव में वन विभाग के जाल में कैद हो गया। वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी पिछले 10 दिनों से इस भेड़िए के पीछे लगे हुए थे। वन विभाग की ओर से लगातार भेड़ियों को लेकर सर्च ऑपरेशन भी जारी है और जुलाई से ही बहराइच के महसी इलाके में भेड़ियों का ये आतंक काफी ज्यादा बढ़ गया था। इन भेड़ियों के हमले में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 10 बच्चे और एक महिला भी शामिल है और अब बचे हुए एक भेड़िए की भी तलाश के लिए वन विभाग की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। 5वां भेड़िया पकड़ा गया है। हमने 6 पकड़ने की बात कही गई थी, उसमें से 5 पकड़ लिए हैं। एक अभी भी फरार है, भगा हुआ है और उसको भी हम जल्द ही पकड़ लेंगे। हमारी ये टीम है, इसको कवर करके रखा गया है। अभी हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर इसको निर्णय लेंगे कि ये कहाँ जाएगा। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ बहराइच से हमारे सहयोगी रामेंद्र इस वक्त जुड़ रहे हैं। रामेंद्र को देखा जाए तो ये 6 भेड़िए, 6 में से 5 को अब पकड़ लिया गया है और 6ठी की तलाश भी अब लगातार जारी है। हालांकि इस 5वें को जो पकड़ा गया आज सुबह थर्मल ड्रोन की मदद से इस भेड़िए को गिरफ्त में लिया गया है। क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए कल जो है कोलौली गांव है, सिसौली चूड़ामणि इसके बगल में, तो यहाँ भेड़िए की सूचना गांव वालों ने वन विभाग को दी थी और वन विभाग ने 2 बजे से ट्रेसिंग अभियान शुरू किया था, जो थर्मल ड्रोन के माध्यम से किया जा रहा था। उस समय तो भेड़िया नहीं दिखा, लेकिन वन विभाग की टीम को ये अंदाजा हो गया कि भेड़िया इसी रेंज में है। और जब शाम हुई तो शाम को लोगों ने बताया कि सिसौली के आसपास ये भेड़िया देखा गया, तो वन विभाग ने एक जाल लगा दी थी। जैसे सवेरे भेड़िया दिखा, गांव वालों ने उसको दौड़ाया तो उस जाल में फंस गया। वन विभाग के लोग दौड़े तो थोड़ा सा डरे सहमे, लेकिन गांव वालों के सहयोग से उस जाल में ही भेड़िए को पकड़ लिया गया और अब उसको एक जाल में रख के जहां भी वन विभाग चाहेगा वहां भेजा जाएगा। ये 6वां भेड़िया है जो पकड़ा गया है। एक चिन्हित किया गया था कि एक भेड़िया लंगड़ा है, अभी तक वो नहीं पकड़ा गया है, इसलिए अभी थोड़ी चुनौती है, लेकिन वन विभाग की सफलता है कि 5वें भेड़िया को उन्होंने पकड़ लिया है। रामेंद्र, जो 6वां भेड़िया है उसको पकड़ने के लिए किस तरीके से वन विभाग अपना सर्च ऑपरेशन चला रहा है? देखिए ये पूरा जो सिस्टम है 3 खंडों में इसको भागा है, 3 सेक्टर में बांट दिया है पूरे विभाग को, जो पूरा क्षेत्र है मासी का। तो जहां से भी सूचना आती है वहां एक एक DFO अलग अलग सेक्टर में तैनात किए गए हैं। पूरी वन विभाग की टीम तैनात की गई है, थर्मल ड्रोन सहित पूरी टीम लगी हुई है। जहां सूचना मिलती है वहां टीम पहुंचती है और ये गांव वालों को नंबर दिए गए हैं। अगर सूचना मिलती है तो वहां जो लोकल के लोग हैं, प्रधान हैं, उनको वो सूचित करते हैं और तुरंत वन विभाग की टीम पहुंचती है, उसको ट्रेस करती है। तो ये ट्रेसिंग अभियान लगातार चला है और ये जो भेड़िया का है, जो घाघरा नदी है उससे सटा हुआ इलाका है, जंगली एरिया है और बड़े गन्ने के बड़े खेत, इसलिए जैसे गांव से वो गन्ने के खेत में जाता है उसके बाद उसकी सूचना, उसको खोज पाना लोगों की बस की बात नहीं है, इसलिए वो ड्रोन ट्रेसिंग हो रही है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जो अभियान है ये सफलता की ओर बढ़ेगा। जी रामेंद्र, इसके बाद आप ये बताएं कि जिन 5 भेड़ियों को पकड़ा गया है उसको वन विभाग कहाँ लेकर गया है, उनका किस तरीके से आगे उनके साथ कैसे वो रहेंगे, क्या किसी और जंगल में उनको भेजा जाएगा? नहीं, ऐसे भेड़ियों को जंगल में नहीं छोड़ा जाता। जिनको मानव मांस की आदत लग जाती है उन भेड़ियों को जंगल में नहीं छोड़ा जाता, चूंकि जंगल से निकल करके फिर लोगों पर ही हमला करेंगे। तो ये जो
वन उद्यान विभाग के जो ये हैं जू हैं, चिड़ियाघर हैं, इनमें डाला जाता है। कुछ भेड़िए लखनऊ पहुंचाए गए हैं, किसी को और जगह पहुंचा दिया जाएगा। इस तरीके इनको चिड़ियाघर भेजा जाएगा। जंगल में अगर छोड़े जाएंगे तो ये फिर मानव के लिए समस्या क्रिएट करेंगे, क्योंकि मानव मांस जब इनको लग जाता है, एडिक्ट हो जाते हैं, तो लगातार बच्चों पर या आदमियों पर ही हमला करते हैं। तो ये सारे जितने भेड़िए वो चिड़ियाघर भेजे जा रहे हैं, कुछ भेजे जा चुके, जो नए आएंगे वो भी भेजे जाएंगे। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 6 भेड़ियों में से 5 अब गिरफ्त में आ चुके हैं। हालांकि अभी एक भेड़िया और बाकी है, जिसको पकड़ने के लिए लगातार ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स आज नई दिल्ली में एक समर्पित तंबाकू मुक्ति क्लिनिक TCC शुरू करेगा। इसका उद्देश्य भारत में तंबाकू के सेवन से उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करना है। आपको बता दें कि TCC क्लिनिक राष्ट्रीय औषधि निर्भरता उपचार केंद्र NDDTC और एम्स के पल्मोनरी सहित दूसरे विभाग के प्रयास से शुरू किया जा रहा है। एम्स दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर M श्रीनिवास ने एक बयान में कहा कि एम्स की तंबाकू मुक्त पहल के तहत TCC एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये क्लिनिक तंबाकू की लत से जूझ रहे लोगों की भी मदद करेगा। और अब बात विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के जर्मनी दौरे को लेकर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से जर्मनी की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। आपको बता दें कि बर्लिन में अपने प्रवास के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर जर्मनी के विदेश मंत्री और अन्य प्रमुख नेताओं के साथ बैठक करेंगे और इन बैठकों का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों के समूचे परिदृश्य की समीक्षा करना और सहयोग के नए अवसरों की तलाश करना है। वहीं विदेश मंत्री की बर्लिन यात्रा अगले महीने जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स की प्रस्तावित भारत यात्रा का आधार तैयार भी करेगी। जर्मनी भारत के महत्वपूर्ण व्यापार भागीदारों में से एक है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रमुख स्रोत भी है। तीनों देशों की अपनी यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में डॉक्टर एस जयशंकर 12 से 13 सितंबर तक जिनेवा जाएंगे। इस दौरान वे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे, जिनके साथ भारत सक्रिय रूप से जुड़ा रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री के साथ भी बैठक करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बीच घनिष्ठ भागीदारी की समीक्षा की जाएगी। और चलिए इसी के साथ नया सफर में रुक करते हैं अब अगली खबर का। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज से रूस की यात्रा पर रहेंगे, जहां अजीत डोभाल ब्रिक्स NSA की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आपको बता दें कि रूस जा रहे हैं। ये बैठक सेंट पीटर्सबर्ग में बोरिस येल्त्सिन प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी में होगी। वे यहाँ 12 सितंबर तक रहेंगे। गौरतलब है कि ये समिट उस समय हो रही है जब रूस और यूक्रेन के बीच शांति की कोशिशों को नए सिरे से शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस यात्रा के दौरान अजीत डोभाल अपने रूसी समकक्ष के साथ भी बातचीत कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस बातचीत के दौरान क्षेत्र में शांति लाने के तरीकों पर भी चर्चा करने की संभावना है। और अब खबरें गणेशोत्सव से जुड़ी हुई। तो पूरे देश में गणेश उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और गणेश उत्सव आते ही मुंबई के लाल बाग के राजा की भी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। मुंबई के लाल बाग के राजा के दर्शन और प्रार्थना के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। लंबी कतारों में भक्त लाल बाग के राजा के दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। तो इस समय पूरे देश में गणपति बप्पा मोरया की धूम है। हर किसी ने अपने तरीके से अपने आराध्य की भक्ति करने में लीन है। वहीं मुंबई में लाल बाग के राजा की चर्चा हमेशा होती है जब भी गणेश उत्सव आता है। यहाँ हर बारी लंबी लंबी कतारें लगती हैं। भक्त लाल बाग के राजा के दर्शन करने आते हैं और वहाँ पूजा अर्चना करते हैं। और नया सफर में वक्त अभी फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के उस पर हम जानेंगे कि आज के अखबारों में क्या कुछ अहम सुर्खियां हैं जिनको प्रकाशित किया गया। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो,
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं नया सरवा और अब वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने का। और चलिए अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा रुक करते हैं इस वक्त हमारी सहयोगी संध्या। क्या संध्या, सुप्रभात। आज जो आपके सामने अखबार है उनमें क्या कुछ अहम सुर्खियां हैं जिन्हें जगह दी गई है? सुप्रभात कृतिका और भावना। अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत कर लेते हैं राहत से जुड़ी हुई खबर के साथ, जो कि आज प्रमुख समाचार पत्रों में हमें पहले पेज पर देखने को मिली और हेडलाइन के साथ प्रकाशित है। दरअसल कल जो GST काउंसिल की बैठक हुई उसमें फैसला लिया गया कि कैंसर के जो दवा है उसमें राहत दी जाएगी, यानी कि दवा अब सस्ती होगी। आपको बता दें कि इसकी टैक्स दर जो है वो 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इसके अलावा विश्वविद्यालय को मिलने वाले रिसर्च फंड पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। नमकीन पर लगने वाला 18% GST 12% कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य जो तमाम फैसले लिए गए उसे आज पहले स्थान पर अखबारों ने जगह दी है। इसके अलावा एक और खबर की बात करते हैं, ये है ऊर्जा के विस्तार से जुड़ी हुई खबर। जी हाँ, राष्ट्रीय सहारा अखबार ने अपने पहले पेज पर प्रकाशित किया। अन्य अखबारों में भी ये खबर हमें देखने को मिली है। भारत UAE के बीच ऊर्जा क्षेत्र में 4 करार हुए हैं। इस खबर को स्थान दिया है और बताया कि इंडियन ऑयल को सालाना 10 लाख टन LNG की आपूर्ति करेगी अबू धाबी की कंपनी। इसके अलावा और भी जो प्रमुख करार हुए हैं ऊर्जा के क्षेत्र में उसे प्रकाशित किया गया है। एक और खबर की बात करते हैं, यह है किसानों से जुड़ी हुई। जी हाँ, जनसत्ता अखबार ने अपने देश और व्यापार पेज पर इस खबर को प्रकाशित किया है और बताया है कि किसानों को आधार की तरह विशिष्ट पहचान देगी सरकार। और इसकी वजह यह है कि डिजिटल माध्यम से जब किसान जुड़ेंगे तो उन्हें तमाम तरह की खेती से जुड़ी हुई जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। इसके अलावा एक और कॉलम इसी में एक खबर दी गई है और एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया है कि 4 साल में 80,000 करोड़ पर पहुंच सकता है कृषि रसायन निर्यात। तो इस खबर को आज स्थान मिला है। एक और खबर की बात करें, ये एमपॉक्स से जुड़ी हुई खबर है। नवभारत टाइम्स अखबार ने इसे प्रकाशित किया है और बताया कि भारत के मरीज में खतरनाक स्ट्रेन तो नहीं मिला है, लेकिन दुनिया में जिस तरह का खौफ है उससे कमजोर मरीज भारत में मिला है। लेकिन एमपॉक्स पर केंद्र सरकार की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। राज्यों से कहा गया है कि हर संदिग्ध की जांच की जाए। और आपको बता दें कि WHO ने 14 अगस्त को एमपॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था और उसके बाद से ही देश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। चलते चलते कॉलम पर हिंदुस्तान अखबार ने खबर प्रकाशित की है। यह है AI से जुड़ी हुई, लेकिन एक सकारात्मक खबर के तौर पर इसे देख सकते हैं। AI दिल का दौरा आने से पहले कर देगा सतर्क। एक शोध पत्र के माध्यम से ये खबर प्रकाशित है। 74% मामलों में आधे घंटे पहले ही भांप लेगा ये जोखिम। हालांकि इस पर काम किया जा सकता है, इसे लेकर के शोध पत्र के माध्यम से एक खबर दी गई है। चलते चलते एक और खबर की बात करते हैं। ये है डॉक्टर से दरिंदगी से जुड़ा हुआ मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और कोलकाता की घटना से लेकर पोस्टमार्टम तक पर सवाल उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के सवालों में अब पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस घिर चुकी है। कोर्ट ने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है। आज शाम तक काम पर लौटने के लिए भी डॉक्टर्स को कहा गया है। साथ ही साथ संघ प्रमुख ने यह भी कहा कि महिला डॉक्टर से दरिंदगी मामले में बोले भागवत, सरकार दे कड़ी सजा, यानी कि आरोपियों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई यह खास और अहम खबरें, जिन्हें आज समाचार पत्रों में हेडलाइन के साथ प्रकाशित किया गया है। संध्या अखबारों में प्रकाशित विभिन्न क्षेत्रों की खबरों को इतने कम समय में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए इसी के साथ अब नया सफर में बढ़ते आगे और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का और देखते हैं खबरें दुनिया भर से।
अमेरिका में आज दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस एबीसी न्यूज की ओर से आयोजित बहस में होंगे आमने सामने। सीरिया पर इजराइल के हमले में 18 लोगों की मौत हो गई, वहीं 37 अन्य घायल हो गए। जहां इजराइल ने हमला किया है उस इलाके में काफी नुकसान भी पहुंचा है। हालांकि अब तक हमले पर इजराइल का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। अश्वेत यहूदी, LGBTQ समुदाय और प्रवासी लोगों के प्रति घृणा भड़काने के आरोप में अमेरिकी अभियोजकों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक श्वेत वर्चस्ववादी गिरोह के 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष और सांसद बैरिस्टर गौहर खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल उन्हें नेशनल असेंबली से गिरफ्तार किया गया। जर्मनी ने अनियमित प्रवासन से निपटने और नागरिकों को इस्लामी चरमपंथ जैसे खतरों से बचाने के लिए देश की सभी भूमि सीमाओं पर सख्त नियंत्रण लगाने की योजना की घोषणा की है। इस्लामिक स्टेट समूह ने अगस्त में पश्चिमी शहर सोलिंगन में चाकू से किए गए हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर जेम्स अर्ल जोन्स का 93 साल की उम्र में निधन हो गया। वो अपनी भारी आवाज और डॉर्थ वाइडर जैसे किरदारों के लिए प्रसिद्ध हुए थे। जोन्स का कल सुबह न्यूयॉर्क के हडसन वैली में उनके घर पर निधन हो गया। हालांकि उनकी मौत का कारण फिलहाल नहीं बताया गया। नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद खबरें होंगी कारोबार, खेल और एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। आगे बढ़ते हुए रुक करते हैं अब कारोबार जगत की तमाम खबरों का फटाफट अंदाज में। जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। जीएसटी परिषद ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों पर जीएसटी घटाकर 5% करने का फैसला किया है। अब तक कैंसर की दवाइयों पर 18% जीएसटी वसूला जा रहा था। जीएसटी काउंसिल ने 2000 रुपए से ज्यादा के ऑनलाइन पेमेंट पर जीएसटी लगाने के प्रस्ताव को फिलहाल टाल दिया है। साथ ही हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर लगने वाले 18% जीएसटी को भी कम किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग उपकर क्षतिपूर्ति पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि GOM के गठन पर सहमति बन गई है। एप्पल ने आईफोन 16 सीरीज को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने आईफोन 16 को कंपनी ने नए डिजाइन के साथ पेश किया, जबकि आईफोन 16 प्रो और आईफोन 16 प्रो मैक्स को पुराने लुक के साथ ही पेश किया गया। प्रो सीरीज के डिजाइन में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है। हालांकि अब प्रो सीरीज में यूजर्स को एक नया बटन भी मिलेगा जो कैमरे को एक्टिव करने के लिए होगा। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 की शुरुआत होने जा रही है। 11 सितंबर से 13 सितंबर तक चलने वाले आयोजन में देश विदेश की 250 कंपनियां प्रतिभाग करेंगी। इस आयोजन में सेमीकंडक्टर उत्पादन से जुड़ी विश्व की नामी कंपनियां अपने इनोवेशन की प्रदर्शनी लगाएंगी, जिन्हें देखने लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है। साथ ही ये भारत के सेमीकंडक्टर निर्माण की क्षमताओं को भी विश्व मानचित्र पर रखेंगी। भारत 11 और 12 सितंबर को दूसरे नागरिक उड्डयन एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। ये कार्यक्रम दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 18 मंत्री, 9 संगठनों के अध्यक्ष और ICAO के
रिप्रेजेंटेटिव देश और साथ ही इन देशों के नागरिक उड्डयन से संबंधित महानिदेशक, निदेशक या इनके स्तर के अधिकारी भी इसमें हिस्सा लेंगे। PLI यानी कि उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के तहत नई दिल्ली में HP इंडिया और पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच एक MOU पर हुए हस्ताक्षर। और आगे बढ़ते हुए अब देख लेते हैं खबरें खेल जगत से। अंदाज रहेगा फटाफट। श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच 3 मैच की टेस्ट सीरीज के आखिरी मुकाबले में श्रीलंका ने इंग्लैंड को 8 विकेट से हरा दिया। जीत के बावजूद श्रीलंका की टीम सीरीज 1-2 से हार गई है। श्रीलंका ने इंग्लैंड को 10 साल के बाद हराया है। प्रथम निसाका ने 127 रन की नाबाद शतकीय पारी खेली, जिससे टीम की जीत की अहम भूमिका निभाई उन्होंने। इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम ने आयरलैंड को रिकॉर्ड 275 रनों से हरा दिया। इस शानदार जीत के साथ ही इंग्लैंड ने 2-0 से सीरीज अपने नाम कर ली। वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड महिला टीम की ये सबसे बड़ी जीत रही। चीन में आयोजित हो रही एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में भारत की जीत का दौर जारी है। भारत ने अपने दूसरे मुकाबले में जापान को 5-1 से शिकस्त दी। भारत की ओर से सुखजीत सिंह ने 2 गोल किए। सुखजीत ने 2 और 60वें मिनट में गोल किया, जबकि अभिषेक ने 30वें, संजय ने 57वें और उत्तम सिंह ने 54वें मिनट में गोल किया। अमेरिकी ओपन चैंपियन यानिक सिनर ने ताज़ा ATP रैंकिंग में नंबर 1 पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। सिनर ने ATP रैंकिंग में जून पर शीर्ष पर पहुंचे थे। उन्होंने रविवार को टिलर फ्रिट्ज को 6-3, 6-4, 7-5 से हराकर अमेरिकी ओपन का खिताब जीता था। सर्बिया के नोवाक जोकोविच को रैंकिंग में 2 स्थान का नुकसान उठाना पड़ा है। वो दूसरे स्थान से फिसलकर अब चौथे स्थान पर आ गए। जोकोविच को US ओपन के तीसरे दौर में हार का सामना करना पड़ा था। वहीं महिला रैंकिंग में ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिला। US ओपन चैंपियन आरेना सबालेंका रैंकिंग में दूसरे स्थान पर बनी हुई है। सबालेंका ने जेसिका पेगुला को हराकर US ओपन का खिताब अपने नाम किया था। और अब खबरें फिल्म और ग्लैमर वर्ल्ड से। अंदाज रहेगा फटाफट। 12 सितंबर को फिल्म वेनम द लास्ट डांस का आखिरी ट्रेलर रिलीज किया जाएगा। ये फिल्म 25 अक्टूबर को 3D और IMAX 3 संस्करण में सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म रामायण को लेकर आया नया अपडेट। रणबीर इस फिल्म में एक नहीं बल्कि 2 रोल में दिखने वाले हैं। वहीं अब अमिताभ बच्चन का भी नाम इस फिल्म से जुड़ गया है। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा करते हुए खुलासा किया कि उन्हें एक छोटी सी दुर्घटना का सामना करना पड़ा है। हालांकि अभिनेत्री अपनी चोट से अच्छी तरह से उभर रही है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक दुखद खबर। दिग्गज तमिल फिल्म निर्माता दिलीप बाबू का 50 साल की उम्र में निधन हो गया है। बीमारी के कारण उन्हें हाल ही में अस्पताल में भर्ती कराया गया था और कई महीनों से उनका इलाज चल रहा था। ANI ने नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक के निर्माताओं और नेटफ्लिक्स के खिलाफ मुकदमा दायर कर 4 एपिसोड हटाने की मांग की, क्योंकि मेकर्स ने बिना इजाजत ANI के कंटेंट और फुटेज का इस्तेमाल किया है। साउथ की हॉरर फिल्म तुम्बाड़ के दोबारा रिलीज पर एक्टर सोहम शाह ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ये नाइंसाफी है। OTT रिलीज के बाद लोगों को इसकी कीमत का एहसास हुआ। अक्षय कुमार ने अपनी अपकमिंग हॉरर कॉमेडी मूवी भूत बंगला की पहली झलक शेयर की है। अभिनेता ने एक्स पर फिल्म का मोशन पोस्टर शेयर किया। हॉरर कॉमेडी फिल्म 3-2 का रिलीज के 3 हफ्तों बाद भी सिनेमाघरों में इस फिल्म का धमाल जारी है। फिल्म का भारत में कुल कलेक्शन 551 करोड़ हो चुका है। अभिनेता दीपक तिजोरी ने अपने नए म्यूजिक लेबल लॉन्च करने की घोषणा की है। दीपक लेबल बिलीव इंडिया के तहत वो अपना पहला म्यूजिक वीडियो लॉन्च करेंगे। अब बात कर लेते हैं मिजाज मौसम की। दिल्ली में आज
अधिकांश इलाकों में झमाझम बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विभाग ने आज और कल उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों ही राज्यों के कई जिलों में झमाझम बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा है कि झारखंड में अगले 2 से 3 दिन में अधिकतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है। वहीं गुजरात समेत कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आइए अब जानते हैं आपके शहर के मौसम का हाल। और चलिए नया सफर में अब वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ के जाएंगे कुछ अनोखी तस्वीरों के साथ में। और ये अनोखी तस्वीरें हैं श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी के जन्मोत्सव से जुड़ी हुई, क्योंकि बरसाने को दुल्हन की तरह सजा हुआ देख आपकी नजरें नहीं हटेंगी और राधा रानी का भव्य स्वरूप को देखकर आपका भी मन मोहित हो उठेगा। तो सुबह सुबह आप इन तस्वीरों, इन दृश्यों का आनंद उठाइए, भगवान को याद कीजिए। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।